नमस्कार साथियों और आप सभी का लिटरेचर लवर्स में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है राजवीर। जैसा कि आपको पता है कि केवीएस और एनवीएस की जो कंबाइंड भर्ती आई है उसमें पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी साथ में नॉन टीचिंग पोस्ट को इंक्लूड किया गया है। इसका डिटेल नोटिफिकेशन आज रात में ही आया था। तो उस डिटेल नोटिफिकेशन में क्या क्या चीजें मतलब बदलाव हुई हैं, पीजीटी की एलिजिबिलिटी, टीजीटी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और पीआरटी का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एज लिमिट क्या है, साथ में और क्या क्या बदलाव हुए हैं, सीटेट कहां पर चाहिए है और इसके अलावा सिलेबस और एग्जाम पैटर्न में क्या चेंजेस हुए हैं, पूरे नोटिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो को देखिए और मैं कोशिश करूंगा कि मैं बहुत शॉर्ट में आपको सारी चीजें बताते हुए चलूं। आप इस नोटिफिकेशन को ऑफिशियल वेबसाइट kvssansthan.nic.in से यहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। यह है नोटिफिकेशन आपका कि टीचिंग और नॉन टीचिंग की पोस्ट को फिलअप करने के लिए नोटिफिकेशन यहां से क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं और यही वो नोटिफिकेशन है जो आपके सामने स्क्रीन में। तो सबसे पहली बात यह है कि देखिए आज से आपके फॉर्म भरना शुरू हो रहे हैं और अंतिम डेट जो है आपके लिए वो है दिसंबर। तो दिसंबर में आप 4 तक अपने फॉर्म फिलअप कर लेंगे, ऐसी उम्मीद करी जाती है। अब ये जो पोस्ट है तो अलग अलग पोस्ट की यहां पर जानकारी दी गई है कि किस विषय की कितनी पोस्ट है, वो आप स्क्रीन में देख ही सकते हैं। इंग्लिश विषय के लिए अगर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट देखी जाए तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 164 यहां पर आपको इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए पीजीटी और केवीएस में, क्योंकि देखो केवीएस की वैकेंसी और एनवीएस की अलग अलग दी गई है। बाकी जो आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो उसमें आपके लिए प्रेफरेंस होगी, आप एक ही साथ, बड़ी बात महत्वपूर्ण यह है कि एक ही साथ एक ही फीस पर अगर आप केवीएस और एनवीएस की एक पोस्ट पर फिलअप कर रहे हैं फॉर्म, जैसे मान लीजिए आपको पीजीटी केवीएस और पीजीटी एनवीएस भरना है तो एक ही फी आपको पे करनी होगी। तो ये देखिए नंबर ऑफ पोस्ट अगर आप टोटल देखें तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 1465 आपको नजर आती हैं ऑल सब्जेक्ट की, और सब्जेक्ट वाइज आप पोस्ट को देख सकते हैं। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप अपने सब्जेक्ट का देख लेंगे। इधर आप पोस्ट ग्रेजुएट अगर आप पीजीटी एनवीएस में देखें तो एनवीएस में देखिए इंग्लिश के लिए 146 है और आप नंबर ऑफ पोस्ट अलग अलग कैटेगरीज और अलग अलग सब्जेक्ट की यहां पर स्क्रीन में दी हुई है, वो आप खुद ही देख लेंगे और कितनी नंबर ऑफ पोस्ट है, कहां आपको अप्लाई करना है। इसके अलावा पीजीटी के लिए मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस जो है, अलग अलग लैंग्वेजेस, असमीज, गारो, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बंगला और मणिपुरी, ये अलग अलग लैंग्वेजेस की भी पोस्ट यहां पर अवेलेबल है। और इसके बाद आता है आपके पास टीजीटी का पार्ट। टीजीटी वाले पार्ट में केवीएस वाले पार्ट में आपको देखने को मिल रहा है कि देखिए यहां पर भी नंबर ऑफ पोस्ट अलग अलग सब्जेक्ट की दी हुई है। 314 आपको इंग्लिश की पोस्ट आपको मिल जाती है टीजीटी की, केवीएस में कितनी, 314। अलग अलग सब्जेक्ट की पोस्ट यहां पर दी हुई है और यहां पूरा का पूरा डिटेल दिया हुआ है। इसके अलावा लाइब्रेरियन इन केवीएस, यानी केवीएस में लाइब्रेरियन के लिए भी कुछ पद हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट 147 है। और टीजीटी की एनवीएस में नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, तो नंबर ऑफ पोस्ट है 281। कैटेगरी वाइज आपके लिए दी गई है और बाकी अदर सब्जेक्ट भी आप देख सकते हैं स्क्रीन में कि किस तरह से हर एक सब्जेक्ट की वैकेंसीज यहां पर टोटल दी हुई हैं। तो ये एनवी केवी का और सारे अदर सब्जेक्ट भी हैं यहां पर, प्लीज आप देख सकते हैं। इसके अलावा टीजीटी के लैंग्वेज स्पेशल, यानी जो थर्ड लैंग्वेज, उसमें कौन कौन सी देखिए लैंग्वेजेस हैं, हर एक लैंग्वेज को लेकर के यहां पर सेपरेट सीट को दिया गया है कि कितनी सीट आपके एनवीएस में लैंग्वेज वाली है, वो भी आप देख सकते हैं। और पीआरटी के लिए भी नंबर ऑफ पोस्ट यहां पर मेंशन करी गई है। और कुछ नॉन टीचिंग पोस्ट है और नॉन टीचिंग पोस्ट में आप जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की भी देख सकते हैं कि टोटल पोस्ट 8 है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, अदर की भी दी हुई है, मतलब अदर सब्जेक्ट की भी आप सॉरी अदर जो है यहां पर पोस्ट की भी आप वो देख सकते हैं नंबर ऑफ पोस्ट। तो ये था नंबर ऑफ पोस्ट। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि इनके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है सभी के लिए। देखो वैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप जानते हैं, लेकिन बात यह है कि मैं चाहता हूं
कि आप जो है इस नोटिफिकेशन के हिसाब से देखें। मोस्टली कैंडिडेट्स जानते हैं कि क्या है इसेंशियल या डिजायरेबल क्वालिफिकेशन। तो देखो इसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड पे स्केल क्या है, इसके रिगार्डिंग यहां पर पूरी डिटेल दी गई है। असिस्टेंट कमिश्नर के लिए क्या होगा, फिर इसके बाद जो है केवीएस में असिस्टेंट कमिश्नर के लिए तो अलग अलग जो पोस्ट हैं, और इसके बाद यहां पर आप देखते हो कि इसेंशियल क्वालिफिकेशन प्रिंसिपल पद के लिए क्या है, तो ये प्रिंसिपल पद के लिए है, और केवीएस के लिए और एनवीएस के लिए दोनों के लिए अलग अलग यहां पर दिया हुआ है। प्लीज आप देख लीजिएगा, क्योंकि मैं प्रिंसिपल पद की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से ज्यादा मैं पीजीटी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर फोकस करना चाहूंगा। पीजीटी का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें आपको चाहिए होगा कि आपके पास मास्टर डिग्री हो, पीजी हो आपका, और पीजी में चाहिए होंगे आपको 50% मार्क्स। कितने परसेंट मार्क्स चाहिए? 50% मार्क्स आपको पीजीटी में चाहिए होंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको चाहिए है बीएड की डिग्री, यानी बीएड आपका हो और 50% मार्क्स के साथ आपका पीजी कंसर्न सब्जेक्ट में होना चाहिए। जिस सब्जेक्ट में आपका पीजी है उसी में आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, है ना। क्या यहां पर आपको मतलब सीटेट वगैरह की जरूरत होती है? नहीं होती पीजीटी में। और एक चीज और, अगर आप 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में है तो उसमें भी आपको समझ लीजिए 50% चाहिए होगा, अगर वो 4 ईयर प्रोग्राम रहा है तो भी। इसके बाद बात आती है कि आपको इंग्लिश और हिंदी मीडियम में टीचिंग में प्रोफिशिएंसी चाहिए, ठीक है, कि आप इंग्लिश में भी टीच कर सकते हैं और हिंदी में, अपने किसी भी जो जिस भी सब्जेक्ट के आप हैं, है ना, भाषाओं को छोड़ करके। अब जैसे हिंदी को इंग्लिश में नहीं पढ़ाया जाता है ना, भाषाओं को छोड़ करके। फिर इसके बाद देखिए पोस्ट अकॉर्डिंग अगर देखा जाए केवीएस और एनवीएस में इंग्लिश के लिए क्या चाहिए होगा, तो यहां पर साफ लिखा हुआ है, कुछ बातें हैं। जैसे लिखा है कि केवीएस में इंग्लिश प्रोवाइडेड द कैंडिडेट हैज स्टडीड कंसर्न सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल आल्सो। अगर आपको केवीएस का फॉर्म भरना है तो केवीएस के फॉर्म में यह जरूरी होगा आपके लिए कि इंग्लिश से सिर्फ आपकी मास्टर डिग्री ना हो, आप ग्रेजुएशन में भी उसी सब्जेक्ट को पढ़े हुए हो। लेकिन अगर यहां की मैं बात करूं एनवीएस में, तो आप भर सकते हैं अगर आपने मास्टर डिग्री में इंग्लिश सब्जेक्ट रखा हुआ है। मेरी बात समझ गए? जैसे बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं, जो कैंडिडेट बीएससी किए होते हैं या कोई और, जैसे बीएससी किए होंगे या कुछ और किए होंगे, और फिर वो एमए इंग्लिश कर लेते हैं, एमए इंग्लिश से कर लेते हैं। तो ऐसे कैंडिडेट सिर्फ कौन सा फॉर्म भर सकते हैं? एनवीएस पीजीटी वाला। एमए इंग्लिश और बीएड वो एनवीएस वाला भर सकते हैं। लेकिन अगर किसी को केवीएस का भी भरना है तो उसके लिए जरूरी होगा कि वो एमए इंग्लिश किए हो, साथ में उसका बीएड हो, और बीएड के साथ साथ उसके यूजी में भी, मतलब यूजी में अंडर ग्रेजुएट बीए में इंग्लिश सब्जेक्ट चाहिए होगा। ये मैंडेटरी है, इस चीज का स्पेशल ध्यान रखेंगे। ऐसे कैंडिडेट जिनका यूजी में भी इंग्लिश रहा है, पीजी में भी इंग्लिश रहा है और बीएड रहा है। अच्छा, बीएड के टीचिंग सब्जेक्ट मायने नहीं रखते, ये बात आप ध्यान रखें। बीएड के टीचिंग सब्जेक्ट मायने नहीं रखते, कोई भी आपका टीचिंग सब्जेक्ट रहा हो उससे कोई लेना देना नहीं, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से आप देखें तो देखो केवीएस में अगर आपको, क्रेवीएस का मतलब है कि आपके ग्रेजुएशन में भी इंग्लिश हो और पोस्ट ग्रेजुएशन में भी इंग्लिश हो, तभी आप भर पाएंगे। और अगर आपका ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में है तो एनवीएस और केवीएस आप दोनों भर पाएंगे, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर आपका सिर्फ एमए इंग्लिश है तो सिर्फ आप एनवीएस भर सकते हैं, केवीएस आप भरने के काबिल नहीं है, ठीक है। ऐसा ही लगभग अलग अलग विषयों को अगर आप देखें तो उनकी देखिए वो दी गई है कि क्या किस सब्जेक्ट में आपको चाहिए। जैसे केमिस्ट्री अगर आप पीजीटी भरते हैं तो कंसर्न सब्जेक्ट और एनी स्पेशलाइजेशन इन कंसर्न सब्जेक्ट चाहिए होगा। मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, तो आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका
जो है मतलब ये जरूर देख लीजिएगा कि आपके जो भी आपका सब्जेक्ट है उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्योंकि देखो बाद में प्रॉब्लम्स आए उससे पहले, ठीक है। ओके, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है कुछ, कि जैसे अगर आपका मान लो ये कुछ एक्सपीरियंस वगैरह है तो ये अच्छी बात है, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन है वो अच्छी बात है ना, ये डिजायरेबल है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप देखें तो पीजीटी और कंप्यूटर साइंस और फिजिकल एजुकेशन के रिगार्डिंग है, यहां पर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, तो देखिए लिखा है एमएससी कंप्यूटर साइंस या आईटी, एमसीए हो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 50% मार्क्स के साथ हो, तो यहां पर हाँ, और 3 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम बीएड और एमएड हो सकता है एनसीटीई से। तो देखो यहां पर सारे क्वालिफिकेशन दिए हुए हैं, आप जिस भी विषय के हो मैं तो आपसे यही कहूंगा कि आप प्लीज ये जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। ओके, ये बाकी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस जो अलग अलग लैंग्वेजेस के लिए पोस्ट दी गई थी उसके रिगार्डिंग है। फिर आती है बात, अच्छा मैं थोड़ा सा पे स्केल की मैंने बात नहीं करी थी, तो मैं एक बार बैक जा करके पे स्केल की बात कर लेता हूं कि पे स्केल आपके लिए क्या है। तो देखो पे स्केल अगर आप देखें, लेवल 8 का पेमेंट आपको मिलता है 47,600 से लेकर 1,51,100 रुपीज आपका ये होगा, और 40 साल से ज्यादा एज नहीं होनी चाहिए। जैसा कि मैं एक वीडियो और बनाया था उसमें भी मैंने आपके साथ यही चीज डिस्कस करी थी। अब आती है बात यहां पर टीजीटी को लेकर के कि टीजीटी में क्या है क्वालिफिकेशन, है ना। तो टीजीटी टीचर्स के लिए देखो ये हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और थर्ड लैंग्वेज के लिए है। क्या क्या होना चाहिए, देखो केवीएस और एनवीएस दोनों के लिए बेसिकली यहां पर अगर देखा जाए तो लगभग सिमिलर है। केवीएस में देखें 4 इयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स फ्रॉम एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, कंसर्न सब्जेक्ट एज वेल एज एग्रीगेट। तो मतलब अगर आपका 4 ईयर है, 4 ईयर वाला मतलब इंटीग्रेटेड प्रोग्राम जो होता है, तो अगर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है तो आपका 50% होना चाहिए आपके विषय में, और विषय के साथ साथ इंडिविजुअल भी होना चाहिए। इधर अगर आप देखें तो इन द कंसर्न सब्जेक्ट एज वेल एज इन द एग्रीगेट, तो कंसर्न सब्जेक्ट और एग्रीगेट में होना चाहिए, केवीएस और एनवीएस दोनों में, ठीक है। बैचलर हो, ऑनर्स डिग्री हो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 50% मार्क कंसर्न सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ भी चाहिए होगा, और बीएड चाहिए होगा, बीएड में भी आपका 50% हो, मतलब मिनिमम 50% एग्रीगेट, मतलब पूरे कॉम्बिनेशन को जोड़ करके भी और आपके विषय में भी। बहुत सारे बच्चों के ये सवाल होते हैं कि हमारा फर्स्ट ईयर में कम है, सेकेंड ईयर में कम है, थर्ड ईयर में या किसी ईयर में कम है या ज्यादा है। देखो उससे लेना देना नहीं है, यहां पर एग्रीगेट कि क्या 50% आपके सब्जेक्ट में है, ये मतलब नहीं है कि हर साल, मतलब ये है कि क्या फाइनल ईयर में आपके कंसर्न सब्जेक्ट में 50% है, इफ यस तो आप एलिजिबल है। लेकिन उसके साथ एग्रीगेट भी 50% है, यस, तब आप 100% एलिजिबल है और कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब आपका 50% ये चाहिए होगा। इसके अलावा क्या चाहिए, देखिए ये हो गया आपका बीएड वाला, 1 ईयर बीएड, 2 ईयर बीएड, जो भी है आपका वो बीएड आपका कंसर्न करा जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहां पर बात आती है कि पोस्ट ग्रेजुएशन इन कंसर्न सब्जेक्ट, एनी स्पेशलाइजेशन इन कंसर्न सब्जेक्ट विद मिनिमम 55% मार्क्स और equivalent grade provided that the candidate has studied the subjects mentioned in the note below at the graduation level and 3 years integrated। ये देखिए अलग पार्ट यहां पर लिखा हुआ है ना, यस। अच्छा, इसके बाद आपको क्या चाहिए होगा, इसके बाद आपको चाहिए होगा सीटेट चाहिए होगा, और पेपर सेकंड आपका क्वालिफाइड होना चाहिए, ठीक है। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मतलब देखिए टीजीटी हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और रीजनल लैंग्वेजेस के लिए ये पार्ट है, और साथ में हिंदी, इंग्लिश टीचर मतलब मीडियम टीचिंग में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कुल मिलाकर के कि अगर आपको टीजीटी फॉर्म डालना है तो आपका 50% ग्रेजुएशन हो, 50% आपका बीएड हो, और प्लस सी टेट होना चाहिए। इस बात का स्पेशल ध्यान रखेंगे कि 50% आपका आपके सब्जेक्ट में, और प्लस टोटल मतलब ऑल सब्जेक्ट में ये चीज होनी चाहिए। इस चीज को फॉलो करना होगा, है ना। या फिर आपका इंटीग्रेटेड प्रोग्राम भी हो सकता है।
इसके बाद देखिए यहां पर अलग अलग देखिए सब्जेक्ट के लिए दिया हुआ है कि टीजीटी इंग्लिश से देखिए इलेक्टिव और मेन सब्जेक्ट एटलीस्ट 3 इयर्स, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ऑल द 3 इयर्स आपको पढ़ा होना चाहिए। ऑल द 3 ईयर से कम नहीं काम चलेगा, ठीक है। 6 सेमेस्टर्स इन ग्रेजुएशन, 4 इयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स, ठीक है, बात समझ गए। अगर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स है तो 4 साल आपको पढ़ा होना चाहिए इंग्लिश, और अगर आपका सेमेस्टर वाला पैटर्न है तो समझ लीजिए कि 6 सेमेस्टर्स जो आपके होते हैं ग्रेजुएशन में उसमें होना चाहिए। अच्छा, मान लीजिए कि आप बिना सेमेस्टर वाले हैं, तो बिना सेमेस्टर वालों के लिए सिंपल सा ऑप्शन है कि 3 साल उनके होना चाहिए। बात समझ गए। ये देखिए मेन सब्जेक्ट एटलीस्ट 3 ईयर, ठीक है, इलेक्टिव या मेन सब्जेक्ट, या तो 6 सेमेस्टर ग्रेजुएशन, भाई सेमेस्टर वालों के लिए 6 सेमेस्टर है, और 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स अगर इंटीग्रेटेड है तो 4 साल आप पढ़े होंगे, ठीक है। मतलब आपके हर एक साल में आपका विषय होना चाहिए। बात समझ गए। यस, तो ये आपका, और पे स्केल आपको 44,900 से लेकर के 1,42,400, ये आपका पे स्केल है। पे ग्रेड जो लेवल है वो 7 होता है आपका, और 35 साल से ज्यादा आपकी उम्र नहीं होना चाहिए। तो ये है आपका मतलब जिसे कहेंगे हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके टीजीटी के लिए। सीटेट चाहिए ही चाहिए है, वो बात आप जानते हो। अच्छा, बाकी यहां पर मैथ्स के लिए देखिए दिया हुआ है क्या चाहिए आपको, साइंस के लिए। अच्छा, यहां पर कुछ कॉम्बिनेशन भी दिए रहते हैं कि मेन सब्जेक्ट के साथ सब्सिडियरी सब्जेक्ट अलग, जो साइंस वगैरह वाले विषय हैं उनमें। इंग्लिश में तो इंग्लिश ही रहता है ना। तो यहां पर वो सारी चीजें भी दी हुई है। कंप्यूटर साइंस वगैरह के लिए क्या है, तो कंप्यूटर साइंस वगैरह वाले सारे कैंडिडेट जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उम्मीद करूंगा मैं कि आप ये पढ़ लोगे, और मैंने वैसे समझा दिया है। बाकी देखो हर एक सब्जेक्ट के कैंडिडेट को ये तो पता ही होता है कि उनके सब्जेक्ट का क्या पैटर्न रहता है, ठीक है। ओके, स्पेशल एजुकेटर टीजीटी, तो स्पेशल एजुकेटर के लिए क्या चाहिए, तो यहां पर ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए होगा 50% मार्क्स के साथ, और इसके अलावा नीचे दी गई चीजों में से कोई एक होना चाहिए। बीएड तो होना ही चाहिए, है ना। यस, तो जैसे कि मतलब आप लैंग्वेज मतलब स्पेशल आपको क्या कोई ट्रेनिंग रही है, स्पेशल बीएड वगैरह रहा है, और इसके अलावा सीटेट वगैरह चाहिए, तो इस चीज को भी आप लोग देख लीजिएगा। प्राइमरी टीचर म्यूजिक पीआरटी के लिए है ये। तो प्राइमरी टीचर्स के लिए देखिए, अगर म्यूजिक मतलब म्यूजिक वगैरह वाला है तो म्यूजिक वगैरह वाले के लिए स्पेशल योग्यता म्यूजिक वगैरह रहेगी, ठीक है। अच्छा, अगर ये देखें प्राइमरी टीचर्स को लेकर के, तो अपर एज लिमिट 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है कि 10+2 इंटरमीडिएट 50% मार्क्स, और एलिमेंट्री एजुकेशन में आपका डिप्लोमा होना चाहिए, जो भी है, जैसे डीएलएड वगैरह रहा है ना, बीएलएड डीएलएड जो भी ये चलते रहे हैं, तो ये 50% मार्क्स के साथ होना चाहिए। और आपके जो है हाई स्कूल में, हायर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी लेवल पर भी आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। सीटेट आपका लेवल 1 क्वालिफाई होना चाहिए, और बाकी सारा डिजायरेबल नॉलेज लगभग लगभग वही रहेगा, ठीक है। और 30 साल से ज्यादा ना हो उम्र, और 35,400 से लेकर के 1,12,400 रुपए ये आपका पे स्केल है, और पे स्केल लेवल 6 आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये क्वालिफिकेशन का पैटर्न है जो मैंने सभी के लिए आपको बताया। मैं एक बार आपको ये चीजें और भी क्लियर करके सभी को बताना चाहूंगा। देखो, पीजीटी के लिए आपको क्या चाहिए है, तो पीजीटी के लिए आपको चाहिए कि आपका पीजी हो, और पीजी के साथ साथ जो है बीएड हो, और बस आपको यही 50% चाहिए। लेकिन इस बात को स्पेशल ध्यान रखें कि एनवीएस और केवीएस में डिफरेंस है। अगर आप एनवीएस में हैं तो आपका इंग्लिश सिंपल चलेगा, लेकिन अगर आपको केवीएस में भी डालना है तो आपके ग्रेजुएशन में भी आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, मतलब इंग्लिश ग्रेजुएशन में भी आपका पढ़ा होना जरूरी होगा, तभी आप एलिजिबल माने जाएंगे। इसके बाद बात आती है टीजीटी की, तो टीजीटी में चाहिए आपको ग्रेजुएशन डिग्री, 3 साल आपके इंग्लिश होना चाहिए, ठीक है। इस बात का स्पेशल ध्यान रखें। सेमेस्टर है तो ऑल द 6 सेमेस्टर, 4 ईयर इंटीग्रेटेड है तो आज 4 साल, 50% मिनिमम, बीएड में भी 50% मिनिमम चलेगा, और सीटेट आपका सेकेंड लेवल क्वालिफाइड होना चाहिए। तो ये है आपका जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो मतलब आपके
कुल मिलाकर के मैं कहूं तो टीजीटी और पीजीटी, और साथ में आपका पीआरटी वाला तो उसमें आपको चाहिए होगा डीएलएड, और ग्रेजुएशन मतलब उसमें जो है इंटरमीडिएट वगैरह को भी देखा जाता है एसेंशियल क्वालिफिकेशन में, और साथ में सीटेड भी चाहिए होगा आपको, ठीक है। 30 साल से ज्यादा उम्र पीआरटी में नहीं, 35 साल से ज्यादा उम्र टीजीटी में नहीं, और 40 साल से ज्यादा एज आपकी पीजीटी में नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इसके बाद आती है बात कि एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, किस तरह से एग्जाम पैटर्न है आपका। तो एग्जाम पैटर्न की मतलब एग्जाम पैटर्न में काफी कुछ चेंजेस है, और इन चेंजेस को मैं आप सभी को दिखाना चाहूंगा। ये एग्जाम पैटर्न आप देख सकते हैं, ये वाला एग्जाम पैटर्न आप सभी के लिए है। 2 टीयर में आपकी परीक्षा होगी, टीयर 1 और टीयर 2। टीयर 1 जो है आपका सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर होगा, और इसमें कुछ इस तरह का आपके लिए वो रखा गया है, बोले तो सिलेबस रखा गया है। यहां पर आपको देखिए जनरल रीजनिंग, न्यूमेरिक एबिलिटी और बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी, जनरल नॉलेज और लैंग्वेज कंपिटेंसी टेस्ट, और इसके अलावा लैंग्वेज कंपिटेंसी टेस्ट मतलब वन अदर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। तो ये कुल मिलाकर के 100 नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे और 300 मार्क्स होंगे। और हाँ, माइनस मार्किंग आपके लिए है, ये बात भूलिएगा नहीं। ये सब मल्टीटास्किंग स्टाफ को छोड़ करके ये सभी के लिए है। तो ये टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी सब के लिए ये सेम टेस्ट होने वाला है, ठीक है। इसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें आपको निगेटिव मार्किंग मिलने वाली है, तो निगेटिव मार्किंग से सावधान रहिएगा, क्योंकि निगेटिव मार्किंग का मतलब होता है कि मामला गड़बड़। देयर विल बी निगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर्स इन टीयर 1, 1/3 मार्क्स आपके कटेंगे अगर आप किसी भी क्वेश्चन का रॉन्ग आंसर करते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए बिल्कुल पैटर्न आ चुका है। और इसके अलावा फिर जो आपका टीयर 2 होगा, तो जो लोग टीयर 1 में शॉर्टलिस्टेड होंगे, है ना, वो मतलब कुल मिलाकर के शॉर्टलिस्ट करने के लिए आपका पहला पार्ट है। इसके बाद दूसरा जो एग्जाम होगा उसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे 60, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस मिलने वाले हैं मतलब जिसमें से 10 क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के लिए 40 मार्क्स होंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए 60। 100 मार्क्स का टोटल जो है टेस्ट होगा। तो इस टेस्ट में ये फाइनली आपको जो है शॉर्टलिस्ट करेगा आपकी जॉब के लिए। अगर आपकी जॉब में इंटरव्यू है तो इंटरव्यू के लिए आप शॉर्टलिस्ट होंगे इस एग्जाम को देने के बाद। यहां पर भी ध्यान रखें कि माइनस मार्किंग आपको मिलने वाली है। अगर आप किसी भी क्वेश्चन का रॉन्ग आंसर करते हैं तो 1/4 की यहां पर आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। तो इस बात का स्पेशल ध्यान रखें, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका एलिजिबिलिटी एग्जाम का पैटर्न क्या है। एज मैंने आपको बता ही दी, सैलरी मैंने आपकी बता दी, और एलिजिबिलिटी क्या है, किस पोस्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी है वो मैंने आपको दिखाया ही है। अच्छा, इसके अलावा और भी जानकारी इसमें तमाम सारी दी हुई है, लेकिन वो जानकारी जैसे जिसे विस्तृत जानकारी चाहिए हो तो वो इस नोटिफिकेशन को पढ़ेगा, है ना। मैंने इस नोटिफिकेशन को अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है। अगर आप इंटरेस्टेड कैंडिडेट हो तो डेफिनेटली पढ़िएगा। बाकी आप सीधे डायरेक्टली इन वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे फॉर्म आपको अप्लाई करना है, तो इस वेबसाइट पर विजिट करेंगे और वहां पर आपको जो है ये फॉर्म अप्लाई करने वाला लिंक आपको नजर आने वाला है, तो वहां से आप ये अप्लाई कर पाएंगे। एक चीज और ध्यान रखना है कि जैसे मैंने बताया था आपको कि मान लीजिए आप केवीएस और एनबीएस में सेम पोस्ट पर अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म डालते हैं तो सेम पोस्ट के लिए आपको डबल चार्जेस नहीं देने हैं, एक ही चार्ज देना है। लेकिन ध्यान रखें कि क्या आप एलिजिबिलिटी को फॉलो कर रहे हैं कंप्लीटली। अगर नहीं तो फिर एक के लिए ही अप्लाई करिएगा। अगर आप दोनों की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फिट है तो कोई बात नहीं। जैसे मान लो पीजीटी के लिए आपको डालना है तो 1500 रुपए इसकी फॉर्म फीस है और 500 रुपए प्रोसेसिंग चार्ज आपका लगेगा। टीजीटी के लिए 1500 और 500 वही आपका पार्ट है, 1500 500 आपका पीआरटी के लिए भी है। तो कुल मिलाकर के ये फी है और इसी फी में आप एनवीएस और केवीएस दोनों का डाल सकते हैं, बस आप अगर उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फिट है। इसके अलावा जीएसटी वो तो लगेगा ही, है ना, क्योंकि भाई आपको तो पता ही है कि एजुकेशन जो है जीएसटी फ्री हो चुकी है। तो देखो ये एजुकेशन है और एजुकेशन जीएसटी फ्री। अभी आपको नहीं पता क्या, आपने देखा होगा कि
बड़ा प्रचार प्रसार किया गया था कि एजुकेशन को जीएसटी फ्री कर दिया गया है, लेकिन यहां लिखा हुआ है कि जो है नो एग्जामिनेशन फीस रिक्वायर्ड टू बी पेड बाय कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST PWD एंड एक्स सर्विसमैन कैटेगरी। प्रोसेसिंग फी जो है 500 रुपए उन्हें पे करना होगा हर एक एप्लीकेंट को, बाकी एग्जाम फीस नहीं देनी होगी, ये बात ध्यान रखिएगा। और बाकी ये जो फीस थी यहां पर जो आप ये फीस देख रहे हैं, तो ये सब फी उन लोगों के लिए है जो ओबीसी या जनरल कैटेगरी EWS के लिए होंगे, तो उनके लिए है। ठीक है, तो बाकी अप्लाई कीजिएगा फॉर्म, और कोई अगर और मतलब आपको तकलीफ होती है आगे चलकर तो डेफिनेटली बताइएगा। ये कुछ एग्जाम डेट मतलब इंपॉर्टेंट डेट्स हैं कि आप आज से फॉर्म भर सकते हैं, 4 दिसंबर जो है आपके लिए लास्ट होगी, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। और बाकी किसी भी और जानकारी के लिए, अगर जैसे किसी तरह की और आपको जानकारी चाहिए है तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स पर लिखिएगा। एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कीजिए। अभी मतलब सिलेबस की जो बात आती है कि आपके विषय का क्या सिलेबस होगा, आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट का क्या सिलेबस, उसके रिगार्डिंग मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो मैं चाहूंगा कि एक सेपरेट वीडियो बनाऊं और उस सेपरेट वीडियो में आपके सब्जेक्ट के सिलेबस को दिखाया जाए। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट का जो सिलेबस है तो Tier 1 वाला देख ही रहे हैं, और Tier 2 के लिए एक डिफाइंड सिलेबस आया हुआ है, और सिलेबस आपको वेबसाइट पर ही मिल जाएगा। वो मैं सिलेबस के लिए जल्दी ही वीडियो लेकर आऊंगा, तब तक आप मेरे साथ ट्यून रहें। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा।